स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्रगति इंस्टीट्यूट। अपने पिछले वीडियो में जो मेरा रॉयल्टी अकाउंट का इससे पहले का वीडियो है, तो उसमें मैंने आपको रॉयल्टी से संबंधित कुछ एक बातें बताई थी। रॉयल्टी का मीनिंग बताया था और कितने तरह की रॉयल्टी होती है वो भी आपको बताया था। और आज हम लोग उससे आगे की बात शुरू कर रहे हैं, यानी कि लघुवार्य राशि से संबंधित जो मेन फैक्ट्स हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा कि लघुवार्य राशि क्या होती है। ये तो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। और आज हम लोग बात करेंगे कि लघुवार्य राशि की वसूली कैसे होती है, उसका रिकूपमेंट कैसे होता है। तो शॉर्ट वर्किंग कब अराइज होती है? जब अधिकार शुल्क हमारा कम होता है, रॉयल्टी की अमाउंट कम होती है और न्यूनतम किराए की राशि ज़्यादा होती है। तो मिनिमम रेंट यानी न्यूनतम किराए का जो अधिकार शुल्क पर आधिक्य होता है उसी को हम शॉर्ट वर्किंग कहते हैं। और ये एक तरह से अगर देखा जाए तो अधिकार प्रयोग करने वाले के लिए एक तरह से हानि होती है। तो कभी कभी उसमें क्या होता है कि ठहराव में जो एग्रीमेंट होता है दोनों पक्षकारों के बीच में, तो दोनों के बीच में प्रायः लघुवार्य राशि को वसूल करने की व्यवस्था कर दी जाती है, यानी उसको रिकूपमेंट कर सकता है अधिकार प्रयोग करने वाला लेसी। अपना घाटे को आगे आने वाले वर्षों में कैसे कैसे वसूल कर सकता है, तो उसकी व्यवस्था ठहराव या एग्रीमेंट में दे रखी होती है। ये लघुवार्य वसूली का अधिकार कहलाता है, यानी कि राइट ऑफ रिकूपिंग द शॉर्ट वर्किंग ये कहलाता है। लघुवार्य राशि को वसूल करने का वैसे कोई वैधानिक नियम नहीं है। इस संबंध में दोनों पक्षों में जैसा भी आपस में तय हो जाता है उसी के हिसाब से शॉर्ट वर्किंग को रिकूप किया जा सकता है, लघुवार्य राशि को वसूल किया जा सकता है। और इसमें कुछ एक कैसे कैसे वसूली हो सकती है, क्या क्या व्यवस्थाएं हो सकती हैं इस संबंध में, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के माध्यम से, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के माध्यम से उसको समझते हैं। तो पहला जो इसमें शॉर्ट वर्किंग वसूली का जो एक तरीका हो सकता है उसमें कह सकते हैं कि लघुवार्य राशि को, जैसे इन्होंने कहा, प्रथम 5 वर्षों की रॉयल्टी के आधिक्य से वसूल किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि शॉर्ट वर्किंग को रिकूप तो तब किया जाएगा जब हमारा मिनिमम रेंट से रॉयल्टी ज्यादा हो, यानी हमारे पास कुछ सरप्लस, कुछ अधिक पैसा, अधिक बच रहा हो, तो उसी में से हम शॉर्ट वर्किंग को रिकूप कर सकते हैं। तो इसमें पहली व्यवस्था जैसे मैंने दी, लघुवार्य राशि को प्रथम 5 वर्षों की रॉयल्टी के आधिक्य में से वसूल किया जा सकता है। तो इसमें अगर ऐसा दिया हुआ है कि यदि 1 जनवरी 2010 को अनुबंध हुआ है, एग्रीमेंट हमारा होता है 1 जनवरी 2010 को, तो लघुवार्य राशि को अधिक से अधिक हम कब तक वसूल कर सकते हैं? तो 1 जनवरी 2010 से आगे 5 वर्ष गिन लेंगे हम, और वो हमारे आएंगे 1 जनवरी 2010, यानी 2010 वाला जो ईयर है 2010 वाला, वो भी इंक्लूड होगा और इससे आगे के 4 वर्ष और हो गए, क्योंकि प्रथम 5 वर्ष कहा गया है। और इस तरह से जो डेट आएगी वो 31 दिसंबर 2014 तक हम इस लघुवार्य राशि को वसूल कर सकते हैं। इसके बाद एक जो सेकंड टाइप इसमें हो सकता है लघुवार्य राशि की वसूली के संबंध में, वो ये भी हो सकता है कि जैसे उन्होंने कह दिया कि लघुवार्य राशि को अगले 3 वर्षों में वसूल कर सकते हैं। शॉर्ट वर्किंग्स कैन बी रिकूप्ड इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स। और नेक्स्ट की जगह पे वो कुछ एक वर्ड्स और भी यूज हो सकते हैं, जैसे कि सब्सिक्वेंट लगा दिया उन्होंने, सब्सिक्वेंट का मतलब भी वही है, अगले। फॉलोइंग लगा दिया, फॉलोइंग 3 ईयर्स कह दिया, तब भी वही बात है। या कमिंग कह देते हैं, कमिंग 3 ईयर्स अगर कह देते हैं तब भी वही बात हो गई। तो इसका मतलब है अब इसमें कैसे वसूल किया जाएगा लघुवार्य राशि को, तो इसके लिए एक एग्जाम्पल है। जैसे उदाहरण के लिए 2011 की जो लघुवार्य राशि है, यानी 2011 में शॉर्ट वर्किंग जो भी अराइज होगी, तो उसको चूंकि हमसे कहा गया कि नेक्स्ट 3 ईयर्स, तो 2011 वाली जो है तो उसके नेक्स्ट 3 ईयर्स कौन कौन से हो जाएंगे? 2012, 13 और 14, यानी 2012, 13 एंड 14, अगले 3 वर्ष हो गए। और अगले को मैंने बताया कितने शब्द इसके लिए यूज हो सकते हैं, नेक्स्ट भी यूज हो सकता है और सब्सिक्वेंट भी हो सकता है, फॉलोइंग भी हो सकता है या कमिंग भी हो सकता है। तो इसको हम कहां तक रिकूप कर सकते हैं? 2011 में अराइज हुई शॉर्ट वर्किंग,
तो उसको हम कब तक वसूल कर सकते हैं? 2012, 13 और 14 तक, अगले 3 वर्षों का मतलब ये हो गया। यानी इसमें 2011 को शामिल नहीं किया जाएगा। अब जो इसमें तीसरी व्यवस्था हो सकती है, थर्ड पॉइंट जो है, वो ऐसे हो सकता है, लवकार राशि को अगले वर्ष में वसूल किया जा सकता है। शॉर्ट वर्किंग्स कैन बी रिकूव्ड इन द नेक्स्ट, सब्सिक्वेंट और फॉलोइंग ईयर ओनली। ओनली का मतलब है कि केवल अगले वर्ष में, यानी अगर जैसे कभी 2011 में अगर शॉर्ट वर्किंग अराइज होती है तो उसको हम कब वसूल कर सकते हैं? केवल 2012 में, 2012 में कर सकते हैं। इसी तरह से अगर 2013 में अराइज होती है तो उसको केवल अगले वर्ष में, यानी 2014 में। तो इस तरह से ये पॉइंट क्लियर हो गया। और इन वर्षों के आगे जो है इसको हम रिकूप नहीं कर सकते हैं, उसका अधिकार नहीं मिल सकता है। और चौथी व्यवस्था जो हो सकती है, लवकार राशि को पट्टे के पूर्ण काल, यानी कि जब तक पट्टा रहेगा, जितने ईयर की लीज होगी उतने वर्ष तक हम शॉर्ट वर्किंग को वसूल कर सकते हैं। या उसमें लिखा हो सकता है अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय तक हम इसको वसूल कर सकते हैं। शॉर्ट वर्किंग्स कैन बी रिकूव्ड थ्रू आउट द टर्म ऑफ लीज। टर्म ऑफ लीज यानी लीज जितने टाइम तक के लिए, जितने ईयर्स के लिए है, तब तक हम इसको वसूल कर सकते हैं। और फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड, इंडेफिनिट पीरियड, अनिश्चित समय तक उसको वसूल किया जा सकता है। तो इसका मतलब यह है कि जब तक अनुबंध समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक हम इसको वसूल कर सकते हैं, लवकार राशि को। लेकिन ये वसूली अर्थात अवलेखन एक सिलसिले से किया जाएगा इनका, यानी कि इसका भी एक सिस्टम होगा कि अगर पहले वर्ष की जो लवकार राशि है सबसे पहले उसको वसूल किया जाएगा, फिर उससे अगले वर्ष की जो है उसको वसूल किया जाएगा, फिर उससे अगले वर्ष की अगर लवकार राशि है तो उसको वसूल किया जाएगा। मतलब इस एक सिस्टम से, एक सीक्वेंस से जो है उसको वसूल किया जाएगा। ये नहीं हो सकता कि जो है हम पहले वर्ष की छोड़ दें और अगले वर्ष की पहले रिकूप कर लें, तो इस तरह से नहीं हो पाएगा। जो भी सीक्वेंस होगा, यानी जब अराइज होगी जो शॉर्ट वर्किंग, उसको पहले, फिर उससे बाद वाली, फिर उससे बाद वाली, इस तरह से इसको वसूल किया जा सकता है। इसमें फिफ्थ पॉइंट लवकार राशि को वसूल करने के संबंध में ये हो सकता है, जैसे उन्होंने एक डेट स्पेसिफाई कर दी कि कहा कि लवकार राशि को 31 दिसंबर 2015 के भुगतान तक वसूल किया जा सकता है। यानी 31 दिसंबर 2015 को जो पेमेंट होगा वहां तक हम इसको वसूल कर सकते हैं, अगर हमारे पास कोई सरप्लस, कोई आधिक्य है। 31 दिसंबर 2015 के बाद जो भी अगर सरप्लस होगा तो उसके बाद उस सरप्लस को लवकार राशि को वसूल करने में प्रयोग नहीं किया जाएगा। अच्छा, एक इसमें नोट के रूप में एक बात और भी है, एक विशेष बात है कि लवकार राशि को रॉयल्टी की रकम में से वसूल करने के संबंध में एक बात ध्यान रखना आवश्यक है कि केवल उतनी ही राशि वसूल की जाए जिससे कि रॉयल्टी की राशि न्यूनतम किराए से कम ना पड़ जाए। यानी कि मिनिमम पेमेंट जो है, मिनिमम रेंट जो है, उससे हमारी रॉयल्टी कम नहीं होनी चाहिए लवकार राशि वसूल करने के बाद। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कि एक न्यूनतम किराया या मिनिमम रेंट है 5,000 रुपये प्रति वर्ष अगर है, और समझौते के अनुसार लवकार राशि को केवल अगले वर्ष में ही वसूल किया जा सकता है। और 2014 में रॉयल्टी 2,000 रुपये है और 2015 में 6,000 रुपये है। अब चूंकि मिनिमम रेंट हमारा 5,000 रुपये है और 2014 की रॉयल्टी है 2,000 रुपये, तो ऐसी स्थिति में इसमें शॉर्ट वर्किंग हो जाएगी, और वो भी कितने, 3,000 रुपये की। यानी 5,000 जो मिनिमम रेंट है उसमें से हमने रॉयल्टी की 2,000 अगर लेस कर दिया तो हमारे पास 3,000 क्या आ जाएगा, शॉर्ट वर्किंग हो जाएगी। अब ये शॉर्ट वर्किंग अराइज हुई कब, 2014 में, और इसमें कह रहे हैं कि केवल अगले वर्ष में हम इसको रिकूप कर सकते हैं। और अगले वर्ष में जो हमारी 2015 में जो रॉयल्टी है वो 6,000 रुपये है, मिनिमम रेंट हमें देना है 5,000, तो ऐसी स्थिति में 1,000 रुपये का क्या आ जाएगा, सरप्लस हो जाएगा, आधिक्य हो जाएगा। और चूंकि मिनिमम रेंट 5,000 है तो हम केवल 1,000 रुपये को, 1,000 रुपये का जो सरप्लस है उसी को हम शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने में यूज कर सकते हैं। उससे ज्यादा अगर हम यूज करेंगे तो हमारी जो रॉयल्टी 6,000 रुपये जो अभी आ रही थी वो लगभग 5,000 से भी नीचे चला जाएगा।
रॉयल्टी की राशि, तो ये चीज गलत हो जाएगी, क्योंकि मिनिमम रेंट से रॉयल्टी हमारी कम नहीं होनी चाहिए शॉर्ट वर्किंग रिकूप करने के बाद भी। तो ये शॉर्ट वर्किंग रिकूप करना किस तरह से होता है, क्या क्या व्यवस्थाएं इसमें होती हैं, वो मैंने आपको बता दिया। और इन चीजों को आप लोग बार बार जो है देख लें इसको, क्योंकि आगे जो भी इसमें क्वेश्चन किया जाएगा, जो भी एनालिसिस टेबल बनेगी, तो उसमें यही चीज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करती है। तो इन पॉइंट्स को आप अच्छे से देख लें। और इसके बाद है वसूल करने का अधिकार ना होना। कभी कभी क्या होता है, समझौते में ऐसा भी निश्चित हो जाता है कि शॉर्ट वर्किंग को वसूल करने का, उसको रिकूपमेंट करने का अधिकार नहीं होगा, जो अधिकार प्रयोग करने वाला है उसे। ऐसी दशा में क्या होता है, एक ना वसूली योग्य लघु कार्य राशि खाता, यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं इररिकूपेबल शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, उसको खोल लिया जाता है, जिसे उसी वर्ष लाभानी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। यानी जिस वर्ष लघु कार्य राशि होगी, शॉर्ट वर्किंग होगी, उसी वर्ष उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, एक हानि के रूप में, क्योंकि इसको आगे वसूल करने का, रिकूपमेंट करने का इसका अधिकार नहीं है। और इससे नेक्स्ट पॉइंट है न्यूनतम किराए की व्यवस्था ना होना। कभी कभी ऐसा होता है कि मिनिमम रेंट की व्यवस्था होती ही नहीं है ठहराव में, तो उससे उस संबंध में क्या करेंगे, कभी कभी अधिकार देने वाले व अधिकार लेने वाले के बीच न्यूनतम किराए की राशि निर्धारित नहीं होती है। तो ऐसी दशा में रॉयल्टी की जितनी भी राशि होती है उसी का भुगतान किया जाएगा, भले ही वो राशि बहुत कम हो चाहे बहुत अधिक हो, जितनी भी रॉयल्टी होगी वह उसको स्वामी को पेमेंट की जाएगी। यदि न्यूनतम किराए की शर्तें ही नहीं है तो लघु कार्य राशि का प्रश्न ही नहीं उठता। यानी जब मिनिमम रेंट नहीं होगा तो हमारे शॉर्ट वर्किंग भी नहीं आएगी, और जब शॉर्ट वर्किंग नहीं होगी तो उसको रिकूपमेंट करने का उसका कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इस तरह का जो न्यूनतम किराए की व्यवस्था जिनमें नहीं होती है, वो खास तौर से किस तरह की रॉयल्टी में होता है, यानी कि कॉपीराइट रॉयल्टी के संबंध में होता है। लेखक व प्रकाशक के बीच में, यानी पुस्तक का जो लेखक होता है, बुक का जो ऑथर होता है, उसके और पब्लिशर के बीच में हुए ठहराव में, एग्रीमेंट में न्यूनतम किराए की शर्तें नहीं होती हैं। खास तौर से कॉपीराइट रॉयल्टी में इस तरह की व्यवस्था होती है, यानी कि मिनिमम रेंट की व्यवस्था उसमें नहीं होती है, मिनिमम रेंट तय नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि नहीं हो, लेकिन जनरली जो है उसमें नहीं होता है। इसके बाद एक और पॉइंट है लघु कार्य राशि के संबंध में लेखांकन, यानी शॉर्ट वर्किंग को कैसे हम उसको अकाउंट करेंगे, कैसे उसको बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो उसके संबंध में देखिए क्या है, लघु कार्य राशि या शॉर्ट वर्किंग अकाउंट का शेष, उसका जो बैलेंस होगा, अधिकार लेने वाले के, यानी जो व्यक्ति अधिकार को ले रहा है लेसी माइनिंग रॉयल्टी के संबंध में, तो अधिकार लेने वाला व्यक्ति जो है उसके चिट्ठे के या उसकी बैलेंस शीट के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाएगा, क्योंकि ये उसके लिए एक तरह से संदिग्ध संपत्ति या कंटिंजेंट एसेट्स के रूप में होती है। अधिकार देने वाले की पुस्तकों में, यानी जो स्वामी है उसकी पुस्तकों में ये शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल अकाउंट या रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट के नाम से रखा जाता है, और इसका जो क्रेडिट बैलेंस होता है उसको लायबिलिटी साइड में कंटिंजेंट लायबिलिटी या संदिग्ध दायित्व के रूप में दिखाया जाता है। जब लघु कार्य राशि को वसूल करने की निश्चित अवधि समाप्त हो जाती है, यानी जितने टाइम में हमें रॉयल्टी को रिकूप करना था वो टाइम पीरियड हमारा खत्म हो जाता है, तो इस प्रकार न वसूल की जाने योग्य राशि को लाभानी खाते में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। अधिकार लेने वाला जो व्यक्ति होता है वो इसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखाता है, और अधिकार देने वाला व्यक्ति जो होता है वह इसको प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में दिखाता है। इसके पीछे रीजन ये है कि अधिकार लेने वाला इसको डेबिट में इसलिए दिखाता है क्योंकि ये उसके लिए एक हानि होती है, एक लॉस होता है, जबकि अधिकार देने वाला व्यक्ति जो है उसके लिए ये एक तरह से आय है, उसकी इनकम है, इसलिए उसको वह इसको प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में दिखाता है। अब इसके लिए एंट्री क्या बनेगी वो भी एक देख लेते हैं।
तो इसके लिए एंट्री बनेगी इन द बुक्स ऑफ लेसी या यूजर, किसी भी तरह का अधिकार का प्रयोग करने वाला जो है उसके यहाँ क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। और इससे जो अपोजिट जो पार्टी है दूसरी यानी स्वामी, उसके यहाँ शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल अकाउंट डेबिट या रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस तरह से एंट्रीज बन जाती हैं। बाकी तो अभी न्यूमेरिकल जब मैं करवाऊंगा तो उसमें काफी डिटेल से आएगा और उसमें बोर्ड पर भी आपको लिख के दिखाऊंगा। जिस वर्ष अनुबंध समाप्त हो रहा हो, यानी जिस वर्ष हमारा एग्रीमेंट ये खत्म हो रहा हो, तो उस वर्ष लघुकार राशि को यानी शॉर्ट वर्किंग अकाउंट का जो बैलेंस होता है उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया जाता है, क्योंकि अब आगे लघुकार राशि को वसूल नहीं किया जा सकता, उसका टाइम पीरियड खत्म हो गया। अब वसूली करते समय कुछ बातें ऐसी हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए, और उसमें यह है कि लघुकारों की वसूली उसी अवधि के भीतर की जा सकती है जो अनुबंध के अंतर्गत निर्धारित की गई हो, यानी जो टाइम पीरियड उसमें बताया गया है एग्रीमेंट में, उसी टाइम के अंदर उसको वसूल किया जा सकता है। प्रत्येक वर्ष के लघुकार्य के संबंध में हर एक साल की जो भी शॉर्ट वर्किंग है उसके संबंध में अलग अलग टाइम भी हो सकता है, अलग अलग पीरियड भी हो सकता है, या सबके लिए एक सा पीरियड भी हो सकता है। सारी जो शॉर्ट वर्किंग है उसके लिए एक सा पीरियड भी हो सकता है। और इसमें सेकंड पॉइंट जो ध्यान देने योग्य है वो ये है, निर्धारित अवधि के भीतर लघुकार्य की वसूली तभी की जा सकती है, यानी कि हम शॉर्ट वर्किंग को तभी वसूल कर सकते हैं जब हमारे पास सरप्लस होगा, यानी कि जब वास्तविक अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए से अधिक होगी तभी हम शॉर्ट वर्किंग को रिकूप कर सकते हैं, उसको वसूल कर सकते हैं, नहीं तो उसको नहीं कर सकते, नहीं तो वसूल नहीं किया जा सकता। अब थर्ड पॉइंट इसमें यह है, वसूली करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि स्वामी को कम से कम न्यूनतम किराया अवश्य मिले, अर्थात वसूली की रकम आधिक्य के बराबर तक ही हो सकती है, आधिक्य से ज्यादा या सरप्लस से ज्यादा नहीं हो सकती है। परंतु इसका अर्थ ये नहीं होगा कि आधिक्य की संपूर्ण रकम वसूली के रूप में मान ली जाए। सपोज हमारा सरप्लस जो है 1000 रुपए आता है, तो जरूरी नहीं है कि अब अगर हमारी शॉर्ट वर्किंग है केवल 500 रुपए की, तो हम ये जरूरी नहीं है कि हम पूरा 1000 रुपए उस शॉर्ट वर्किंग को वसूल करने में, उसको रिकूप करने में यूज कर दें। जब शॉर्ट वर्किंग हमारे पास 500 है तो केवल 500 रुपए तक ही हम उसको सरप्लस को यूज कर सकते हैं। और कभी कभी क्वेश्चन में इस तरह से भी दे रखा होता है कि आधिक्य का केवल इतना भाग ही, यानी कि जैसे 1000 रुपए अगर सरप्लस है तो 1000 रुपए में से केवल हम 400 रुपए ही वसूली हेतु प्रयोग कर सकते हैं, तो बाकी जो सरप्लस बचेगा 600 रुपए का, वो उसको जो स्वामी है उसको रॉयल्टी के अमाउंट में प्लस करके उसको दे दिया जाएगा। और इसके बाद जो है चौथी व्यवस्था है, इसमें एक और भी हो सकती है, वो है कभी कभी प्रश्न में ये नहीं दिया होता है कि अधिकार शुल्क का अनुबंध यानी रॉयल्टी का जो एग्रीमेंट है जो वो हमारा कितने वर्ष के लिए किया गया है, लेकिन ये दिया गया होता है कि लघुकार राशि को कभी भी हम वसूल कर सकते हैं, एनी टाइम, कभी भी कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में जितने वर्ष का विवरण दिया हो, यानी हमें डेटा जो है जितने ईयर्स का दे रखा है तो उतने वर्ष का ही अनुबंध हमें मानना चाहिए, और अंतिम वर्ष में लास्ट ईयर में ना वसूल हुई लघुकार राशि को, यानी कि जो शॉर्ट वर्किंग हम रिकूप नहीं कर सके उसको हमें प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देना चाहिए, लाभानी खाते में हस्तांतरित कर देना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये जो कुछ एक बातें लघुकार राशि की वसूली के संबंध में रह गई थी वो मैंने आपको आज इस वीडियो में बताई, और इससे आगे अब हम लोग रॉयल्टी के जो भी क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, वो करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। और इस वीडियो को आप लोग अच्छे से शुरू से आखिर तक देख लें, इससे पहले का जो थ्योरी का वीडियो है उसको भी देख लें, और दोनों वीडियो जब आप अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे, तभी आप इसके न्यूमेरिकल्स करने में समर्थ हो पाएंगे, न्यूमेरिकल्स तभी आप इसके कर पाएंगे। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें और बार बार चलाकर देख लें, और अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट से भी इन वीडियोस को शेयर करना ना भूलें, उनको भी इसके बारे में जानकारी दें। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन समय से और सबसे पहले उनकी जानकारी मिलती रहे। अपने इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू।